आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं फ्री रेडिकल केमिस्ट्री का अपना सेकंड लेक्चर। एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद आज हम जो अपना सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से रिलेटेड। हमने सबसे पहले लेक्चर में जो रेडिकल केमिस्ट्री के पढ़ा था उसमें हमने बैकग्राउंड के बारे में जाना था और ये जाना था कि फर्स्ट रेडिकल हमारे पास क्या होता है, उसका क्या नाम होता है, और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रेडिकल केमिस्ट्री के अपने सेकंड लेक्चर के साथ। तो हमारा जो क्वेश्चन था रेडिकल केमिस्ट्री में, वो क्वेश्चन ये था कि आपको बताना है जो आपके पास फर्स्ट रेडिकल है उसका डी क्या होगा। तो सिर्फ 2 या 3 आंसर ही आए हैं, ज्यादातर लोगों ने आंसर नहीं किए हुए हैं। तो बस आपसे यही कहना है कि यदि आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो फिर कंप्लीटली एकदम अच्छे तरीके से देखो, डेडिकेशन के साथ कॉपी लो, बढ़िया से नोट्स बनाओ, और जो जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं और या फिर जो होमवर्क दिए जा रहे हैं उनके एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो देखो अगर हम ड्यू की बात करते हैं तो ड्यू का सबसे पहले अगर हम फुल फॉर्म जानते हैं तो ड्यू का फुल फॉर्म होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, है ना। ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइम पर पढ़ाया जाता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इसी को और भी नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, इस नाम से भी जाना जाता है। और आपको ड्यू का मतलब अच्छे से पता होगा कि हमारे पास क्या होता है कि किसी भी अगर हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना हो तो उसमें जो हाइड्रोजन की कमी है ना, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, इसी को ड्यू दर्शाता है। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। तो जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता है वो सबसे पहले हमारे चैनल पर बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी एक प्लेलिस्ट है, उस पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है, उसको बढ़िया से पढ़िएगा। मैंने वहां पर सबसे पहले डिस्कस किया है होता क्या है, उसके बाद कैलकुलेशंस के डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताए हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स आपके लिए लिए हैं। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जब भी ड्यू निकालने की बारी आए तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, इसको कैलकुलेट कर लेना है और ये आपके पास बता देंगे कि आखिरकार डीओ क्या है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, मतलब गोम्बर्स डाइमर या हाइड्रोकार्बन पर आते हैं, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था। अब जरा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। तो इसके ड्यू के हम कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो अगर हम ड्यू की बात करते हैं तो यहां पर अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपके पास जो रिंग है वो क्या है, आ रहा है समझ में अच्छे से कि एक रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है। तो 4 तो ड्यू की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ऐसे ही 4 वैल्यू यहां से आ जाएगी, ऐसे ही रिंग और पाई बॉन्ड की 4 वैल्यू यहां से आ जाएगी, रिंग और पाई बॉन्ड की 4 वैल्यू यहां से आ जाएगी, रिंग और पाई बॉन्ड की 4 वैल्यू यहां से आ जाएगी, और यहां से 3 वैल्यू आएगी क्योंकि 2 ही पाई बॉन्ड है। तो यहां से हम 3 कर देंगे और यहां से हम कर देंगे 1। अल्टीमेटली इसको मिला के 4 हो जाएगा। तो 4 + 4 8, 4 12, 4 16, 4 20 और 4 24। तो हम अल्टीमेटली फाइनली ये बोलेंगे कि जो हमारे पास ड्यू की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 24। तो जब भी आपको ड्यू निकालना हो तो हमेशा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग इस तरीके से निकालो। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सभी लोग। तो क्वेश्चन हमारे पास इसके बाद था एडवांटेज। हमने देखा था क्या एडवांटेज है हमारा कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन केमिस्ट्री से, जिसको हम आयनिक केमिस्ट्री एक तरीके से कहते हैं या फिर पोलर केमिस्ट्री हम कहते हैं, क्योंकि हम वहां पर इस तरीके से जो आयंस फॉर्म होते हैं उन्हीं की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट था इसका वो था डिसएडवांटेज। तो मैंने बोला था कि जो रेडिकल केमिस्ट्री होती है वो बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एटमोस्फेयर में इस ऑक्सीजन को जब भी करवाते हैं तो वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो इसको इनर्ट एटमोस्फेयर में करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब हमने बातें की थी। तो जो भी हमारा फर्स्ट लेक्चर था उस लेक्चर से रिलेटेड ये हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, जो हमने एग्जांपल्स देखे थे उसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन रहने वाला है।
क्लासिफाई द फॉलोइंग रेडिकल्स एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बेंजाइलिक और एलाइलिक, है ना। आपको अच्छे से आइडिया होगा कि आखिरकार प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होते हैं और बेंजाइलिक, एलाइलिक रेडिकल्स क्या होते हैं। तो इनमें अगर एग्जांपल्स में हम लोग जल्दी एक बार देख लेते हैं बढ़िया से कि किसको हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये रेडिकल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। और आपको पता है कि जो कार्बन है, जितने कार्बन से अटैच होता है वह उसकी डिग्री बताता है। तो हम बोलेंगे यह रेडिकल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ था, हम इसको बोल देंगे 3 डिग्री रेडिकल। क्या सबको बात समझ में आई, है ना। हम लोगों ने सबने यही तो पढ़ा है, 3 डिग्री रेडिकल। ऐसे ही अगर हम यहां पर बात करते हैं इस वाले में, तो देखो ये रेडिकल इस कार्बन पर है, ये रेडिकल इस कार्बन पर, और ये कार्बन कितने से जुड़ा है, 1, 2 और 3। तो इस कार्बन को भी हम लोग बोल देंगे यहां पर 3 डिग्री रेडिकल। उम्मीद है आपको अच्छे से बात समझ में आ जा रही होगी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जस्ट एक रिवीजन के लिए आप लोगों के। इसकी बात करते हैं, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ एक तरीके से, तो हम कह सकते हैं इसको 1 डिग्री रेडिकल। अब जरा ध्यान से देखना, इसको हम बेंजाइलिक रेडिकल नहीं कहेंगे। बेंजाइलिक क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यदि इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टॉल्वीन बनाते हैं ना, आपको पता है टॉल्वीन इस तरीके से होता है, यहाँ पर CH3, और इस अगर H का हम होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग करवाएंगे तो यहाँ पर जो डॉट आएगा इसको हम यहाँ पर बेंजाइल फ्री रेडिकल कह रहे होंगे, या फिर बेंजाइल रेडिकल सिंपली कह रहे होंगे। ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब ये वाला आपके साथ डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है, ध्यान से सुनना। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका इस बार क्या है, बेंजाइलिक रेडिकल है ना। ये इस बार क्या है, बेंजाइलिक रेडिकल है। तो बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको परेशान कर देते हैं। बेंजाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक, प्रोपार्जिलिक, तो ये पता होना चाहिए, सब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर ये रेडिकल जिस कार्बन पर है वो है कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम बोल देंगे 3 डिग्री रेडिकल। इस रेडिकल की बात करते हैं 1, 2 एंड 3, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 डिग्री रेडिकल। ठीक है, इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन आ रहा है आपको नजर। तो लेकिन इससे पहले अगर आप एक बात और देखोगे अच्छे से, यहां पर ये डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है, तो हम इसको बेंजाइलिक रेडिकल कंसीडर करेंगे यहां पर, है ना। क्या कंसीडर करेंगे, बेंजाइलिक रेडिकल। ठीक है, अब बेंजाइलिक में भी आप इसको 3 डिग्री रेडिकल कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, बेंजाइलिक रेडिकल और 3 डिग्री रेडिकल, उसमें भी ये वाला पार्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसका इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ इसके आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा आपको एलाइलिक रेडिकल नजर आ रहा होगा। दिस वन इज एलाइलिक रेडिकल, और यहां पर आपके पास क्या जाएगा, इस वाले पार्ट पर ये आपके पास रहेगा 2 डिग्री रेडिकल। आ रही है बात आप सबको समझ में। तो इस तरीके से आपके पास ये सारा पार्ट है। ये सिंपल से क्वेश्चन थे जो कि आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके बाद आज हम अपना लेक्चर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से रिलेटेड। आखिरकार क्या स्ट्रक्चर रहता है रेडिकल का, और उससे रिलेटेड क्या हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, और फिर उसी से आ जाएगा फिर हमारी बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। तो अगर बात करते हैं क्वेश्चन की, द इंटरमीडिएट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता ही है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, दिस इज डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ रेडिकल इंटरमीडिएट, है ना। अगर किसी इंटरमीडिएट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सीधी सी बात है वो आपका एग्जाम्पल ही किसका होता है, रेडिकल का, या सिंपली आप कह सकते हो फ्री रेडिकल का। तो हमारे पास CH3 प्लस है, तो आप इसको किस कैटेगरी में लेके आओगे, कार्बोकेटाइन की कैटेगरी में लेके आओगे, है ना। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन की कैटेगरी में लेके आएंगे आप सभी लोग। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हैं। CH3 माइनस है, इसको आप कार्ब अनायन की कैटेगरी में लेके आए नहीं, है ना, कार्ब अनायन। फिर CH5 प्लस है ना। आप सोच रहे हो बहुत सारे लोग कि CH5 प्लस
की बात हम पहली बार देख रहे हैं, सर होगा भी कि नहीं होगा। तो जब मैं कार्बोटेन केमिस्ट्री की बात करूंगा तो वहां पर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, है ना। इसको भी मैं अभी कार्बोटेन लिख देता हूँ, लेकिन जब हम कार्बोटेन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो और अच्छे से जानेंगे कि आखिरकार क्या है इसकी केमिस्ट्री। तो फाइनली ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो इस तरीके से डॉट करके, यही आपका रेडिकल होता है ना। तो दिस वन इज रेडिकल इंटरमीडिएट, द इंटरमीडिएट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता ही है ये रेडिकल इंटरमीडिएट है, और इस रेडिकल इंटरमीडिएट का जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है वो क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना। और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पर इस पे टोटल कितने होते हैं, इस फ्री रेडिकल पे 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और जिसकी वजह से ये क्या रहता है, हाईली रिएक्टिव रहता है। तो दो बातें आप लोग रेडिकल इंटरमीडिएट के बारे में जरूर जान लीजिए अच्छे से। एक, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और दूसरा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ जा रहा होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट एक अपनी स्टार्टिंग करने के लिए, थोड़ा सा जो हमने पुराना पढ़ा था उसको रिवाइज करने के लिए, चीजों को सीखने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है, इसमें हम जानेंगे स्ट्रक्चर के बारे में रेडिकल से रिलेटेड। तो देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में यहां पर आप लोगों से बात करता हूं तो जरा ध्यान से देखना। यहां पर आपके पास मैं एग्जांपल ले लेता हूं CS3 डॉट का ना, सिंपली यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के पास CS3 डॉट का। ठीक है, तो देखो एक बात तो पक्की है, ये जो CS3 डॉट यहां पर है, ये आपके पास क्या है, रेडिकल इंटरमीडिएट है ना, रेडिकल इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब ये जो बना होगा ना, ये किस तरीके से बना होगा इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि यहां पर जो इसका फॉर्मेशन हुआ होगा वो होमोलिटिक क्लीवेज से हुआ होगा, है ना। होमोलिटिक क्लीवेज को थोड़ा सा हम और अच्छे से समझाएं तो हम इसको कह सकते हैं कि सर सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग, है ना, सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग। सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब मेरा है कि यदि आपके पास मान लो यहां पर क्या था, CH4 था, मान लो इस तरीके से CH4 था, तो इस CH4 के पास आपको यहां पर सबसे पहले यहां पर ये दिखाई देना चाहिए अच्छे से कि यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थी। जरा ध्यान से देखना जो मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से चीजें स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, है ना, इस CH4 के मॉलिक्यूल में आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, और आपको पता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो कहां पर होती है, कोवलेंट बॉन्ड में होती है। ठीक है, तो हमने कुछ ऐसा कंडीशन या फिर ऐसा एनवायरनमेंट बनाया कि जहां पर CH4 का होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया या होमोलिटिक क्लीवेज हो गया। और होमोलिटिक क्लीवेज में एक्चुअली होता क्या है, सिमेट्रिकल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां, और इसको हम बोलते थे फिश हुक, है ना। इस एरो को हम लोग बोलते थे फिश हुक। ये सब बातें हमने, छोटी छोटी बातें बहुत अच्छे से डिस्कशन की हैं। मतलब ये बात तो हो गई इसके जनरेशन की, मतलब जो अभी तक हमने यहां से यहां तक बात की, जरा ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूं। यहां से लेकर यहां तक की जो बात की है, ये हमने थोड़ा सा जनरेशन का आइडिया लिया है, जनरेशन ऑफ रेडिकल। क्या लिया है, आइडिया। इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा जो बात करना है वो इसके स्ट्रक्चर पर बात करनी है, स्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो अगर हम सीधी बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो यहां पर जो CH3 डॉट जो होता है, CH3 डॉट वो कुछ इस तरीके से होता है, प्लेनर स्पेसिस, है ना।
जहां पर ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है या फिर जिसको आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, है ना, ये जो आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है या फिर जिसको आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये आपका प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूं। प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है सर? अगर ये प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो यहां पर ये पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा हाइब्रिडेशन में, ठीक है, तो सिर्फ यही आपके पास हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो यहां पर इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी, वो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होगी? sp2, है ना। तो CH3 डॉट के बारे में या CH3 फ्री रेडिकल के बारे में या फिर CH3 रेडिकल के बारे में हमें क्या बात समझ में आई? हमें सबसे पहली बात ये समझ में आई कि यहां पर ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्या होता है ये? ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना। आपको अच्छे से इस ज्योमेट्री का आइडिया होगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं ट्राइगोनल प्लेनर के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं तो जरा ध्यान से देखना। इस तरीके से मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ऐसे एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड यहां तक नहीं है, यहां तक ही है, मतलब इसके बराबर आप कर लो। तो ये एक प्लेन में है यहां पर, है ना, और यहां पर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है तीनों ही बॉन्ड्स के बीच में। तो ये बात आपको मुझे CH3 डॉट के बारे में सबसे पहले बतानी है। उम्मीद है ये बात आपको इतनी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा क्या रहता है, एक ट्विस्ट रहता है। मतलब ठीक है सर, आपने ये बताया, तो सर इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है धीमे धीमे कि जो रेडिकल्स होते हैं, देखो मैंने बताया सिर्फ CH3 डॉट के बारे में, ध्यान सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूं। मैंने जो आपको बताया, है ना, मैंने जो भी अभी बातें की हैं सिर्फ मिथाइल रेडिकल के बारे में। लेकिन अब आप अपने दिमाग में जो बातें लेके आ चुके हो ना, वो सारी रेडिकल के बारे में लेके आ चुके हो। क्या? कि सर जो रेडिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है, और वो ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। यहीं पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। बात समझ में आई क्या? सबसे पहले थोड़ा सा हमने इसके जनरेशन का आइडिया लिया, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से। बिल्कुल परेशान मत हो, बहुत मजा आएगा। इस सीरीज को जैसे ही हम धीमे धीमे आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो आपको सारी ही रिएक्शंस देखने को मिलने वाली हैं। और मैं हर छोटी से छोटी चीज को उठाने की कोशिश करूंगा और उसको जितना हो सके एग्जाम के डेप्थ तक लेके जाने की कोशिश करने वाला हूं, ठीक है। एक कोशिश ही है मेरी तरफ से कि आपको हमेशा बेसिक से एडवांस चीजों को एक अच्छे तरीके से एक इंटरेस्टिंग वे में सिखाया जाए, है ना। तो मैंने ये कहा कि मैंने CH3 डॉट के बारे में बात की, CH3 रेडिकल के बारे में बात की, लेकिन आपके दिमाग में सारे ही रेडिकल के प्रति एक नजरिया आ चुका है कि सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। वहीं पर जो ट्विस्ट आ जाता है वो ये आ जाता है कुछ इस तरीके से। इसके बारे में तो बातें अभी हमने की, बहुत अच्छे से की हमने, और आपको समझ में भी आ चुका होगा, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना, यहां से यहां पर क्या हुआ, अगर मैं पूरी पिक्चर समझाऊं इन दोनों एग्जांपल में, दिस इज एग्जांपल नंबर 1 एंड दिस इज एग्जांपल नंबर 2। ध्यान से सुनना बहुत अच्छे तरीके से। हमने क्या किया, 1 से 2 जाने पर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सब्स्टिट्यूट कर दिया। आ रही है सबको बात समझ में? अब अगर मैं आपको ये अभी पिक्चर नहीं दिखाता और आपसे पूछता, बताओ कि अगर मैं HHH को हटाकर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसकी जगह लगा दूं, तब उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उसकी ज्योमेट्री क्या रहने वाली है, तब भी आपका जवाब वही आता कि सर आपने अभी जो इसका बताया, तो हमने तो सारे रेडिकल के बारे में बातें दिमाग में लेके आ चुके हैं, तो सर उसका मतलब भी उसमें sp2 होगा और ट्राइगोनल प्लेनर होगा। लेकिन मैं यही बताना चाह रहा हूं, जो ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट यहां पर जरा आप ध्यान से देखेंगे तो यही है कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहां पर जो आपका ये रेडिकल प्रेजेंट है, ये sp3
CH3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जो कि मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। आई बात समझ में? तो आप सबसे पहले तो ये डिफरेंस समझ लो कि जो CH3 रेडिकल का जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और जो CF3 रेडिकल का जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब यहीं से सवाल आया, सर ऐसा क्यों? क्या सर हमें केमिस्ट्री ना समझ में आए इसीलिए ऐसा किया गया है, या फिर सर इसका कुछ लॉजिक भी है, कुछ रीजनिंग भी है इसकी? तो देखो, साइंस हमेशा लॉजिकल होती है। कुछ बातें समय पे उसी समय बता दिया जाता है, और कुछ बातें समय के साथ साथ धीमे धीमे समझ में आ जाया करती हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो ये एक्सप्लेनेशन है, मैं पॉलिंग का बता रहा हूँ ना, पॉलिंग साहब का बता रहा हूँ, जो कि उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसिडर करके दिया था। आपको अच्छे से पता है, आप लोगों ने बढ़िया से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो इतना तो आइडिया सबको होना ही चाहिए कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है ना, ये तीनों ही आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर आपके पास परसेंट एस करेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ कम होता जाएगा। और फिर जो यहां पर कम हुआ है, अल्टीमेटली यहां पर परसेंट एस करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? है ना, आपको पता ही है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वहां पर परसेंट एस करेक्टर कम होता जाता है, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, जो उन्होंने रीजन दिया था इस चीज का। ठीक है, CF3 डॉट के बारे में कि उसका पिरामिडल कैसे होगा, sp3 हाइब्रिडेशन कैसे आया, और यहाँ पर परसेंट एस करेक्टर बढ़ जाता है ना। और अराउंड अगर इसकी बात की जाए तो ये 22 to 25% बढ़ जाता है, जो कि एक अच्छा खासा परसेंटेज अपने आप में होता है। अब जैसे ही ये परसेंट एस करेक्टर बढ़ गया, आपको पता ही है एस करेक्टर का बढ़ना मतलब ये लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसका मतलब ये तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर आपके पास इसीलिए हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर देने से sp3 ऑर्बिटल बन जाता है। और एक और बात है, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल को ऑब्जर्व किया गया है वो 112.1 डिग्री को ऑब्जर्व किया गया है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के द्वारा। अब ये थोड़ा सा एडवांसमेंट में बता दे रहा हूँ, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, लेकिन पहले समय में नहीं थी, तो उस समय पॉलिंग ने अपना एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से देकर ये चीज को एक्सप्लेन कर दिया था। तो उम्मीद है आपको दोनों ही एग्जाम्पल के बारे में सारी बात एकदम क्लियर हो गई। सबसे पहले हमने मिथाइल रेडिकल से चीजें अपनी स्टार्ट की, स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, हाइब्रिडेशन के रिलेटेड, मतलब अल्टीमेटली स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के रिलेटेड। फिर हम टेस्ट लेके आ गए CF3 रेडिकल के साथ। अब यहां से एक सवाल आ चुका है आपके दिमाग में कि सर अब ये बता दो कि और भी कोई ऐसे रेडिकल हैं जिसपे sp3 हाइब्रिडेशन देखने को मिलने वाली है, या सर सिर्फ CF3 रेडिकल ही था जिसपे हम sp3 हाइब्रिडेशन को याद कर लें, एकदम अलग से उसको बॉक्स में बनाकर बंद कर लें? है ना, ये सवाल पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? पक्का आ रहा होगा ये सवाल अपना अपने आप, कि मतलब चलो ठीक है सर, बहुत बड़ी फैमिली है रेडिकल की, उसमें हम मैक्सिमम को sp2 कह रहे होंगे, मतलब मिथाइल रेडिकल्स हो गए, मोस्ट सिंपल जो एलिफेटिक रेडिकल्स हो गए, एलिसाइक्लिक रेडिकल्स हो गए, वो सब हमारे पास क्या रहेंगे, sp2 रहेंगे। लेकिन CF3 डॉट को हम थोड़ा अलग से अपने एक कोने में याद रखेंगे बॉक्स में कि ये sp3 होता है। ठीक है, चलो, लेकिन क्या सर और भी कुछ ऐसे रेडिकल हैं जिनको हमें sp3 की तरह याद करने की कोशिश करनी है या रखना है याद? थोड़ा सा मैं थोड़ी देर में बताता हूँ इस बात को, लेकिन पहले बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? बताओ सभी लोग, क्या दोनों ही एग्जाम्पल में ये बात सबको समझ में आ चुकी है ना? कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत है तो नीचे कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको देख लूंगा और आपको रिप्लाई भी दे दूंगा। लेकिन आप लोग जो होमवर्क दिया जाता है उसको बढ़िया तरीके से बताया करो, क्योंकि ये टू वे इंटरेक्शन है। अब मैं आपको पढ़ाता रहा हूं, आप वहां से रिप्लाई ना करो तो फिर कोई मतलब नहीं है। अब अगर नीचे बात करते हैं तो एक छोटा सा मैं लिखा है दी ऑक्सीजनेटेड रेडिकल्स, है ना, ऑक्सीजनेटेड मतलब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजनेटेड रेडिकल का मतलब ये भी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का सब्स्टिट्यूशन होता जाएगा, वैसे वैसे ट्राइगुलन प्लेनर से पिरामिडल की तरफ वहां पर शिफ्टिंग होती जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये जो लाई करते हैं वो समवेयर इन बिटवीन करते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर और पिरामिडल के इन बिटवीन करते हैं। ठीक है, कौन? ऑक्सीजनेटेड रेडिकल। तो यहां से इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहां पर एक अच्छी सी बात आपको बता देता हूं थोड़ा सा, कि जो आपका ऑड इलेक्ट्रॉन अगर प्योर पी ऑर्बिटल में होता है तो इसको हम पाई रेडिकल कहते हैं। ठीक है ना, वो पाई रेडिकल कंसिडर करते हैं हम उसको।
और जहां पर आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन, जहां पर एस करेक्टर होता है, एस करेक्टर मतलब sp हाइब्रिडेशन में भी हो सकता है, sp2 हाइब्रिडेशन में भी हो सकता है, sp3 हाइब्रिडेशन में भी हो सकता है, एस करेक्टर अल्टीमेटली होना चाहिए, तो उसको हम वहां पर सिग्मा रेडिकल कंसिडर करते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में अगर आ गई होगी तो ये अपने आप समझ में आ जाएगी। ये कैसे समझ में आएगी? जहां पर परसेंट एस करेक्टर ज्यादा, वहां पर सिग्मा बॉन्ड बनाने का ही फैशन रहा होगा एक तरीके से, तो हम इसको सिग्मा रेडिकल एक तरीके से यहाँ पर कह देते हैं इनकी बात करते हुए। तो रेडिकल्स दो सब्स्टिट्यूटेड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, एक तो वो सिग्मा रेडिकल्स होते हैं, बोलो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि वो sp3 है, परसेंट एस्केटर रहा होगा। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं विनाइलिक और एरोमेटिक रेडिकल्स की, तो इसमें भी परसेंट एस करेक्टर रहा होता है ना, तो जिसकी वजह से इनको सिग्मा रेडिकल्स कहते हैं। वहीं पर इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो मिथाइल रेडिकल हो गया, या फिर मोस्ट सिंपल एलिफेटिक एंड एलिसाइक्लिक रेडिकल्स हो गए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो साइक्लोप्रोपाइल और ब्रिज हेड रेडिकल्स होते हैं उसको हम पाई रेडिकल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। इसका मतलब सर, यहां से हमारे पास एक नई बात समझ में आ चुकी है कि अगर इसको हम पाई रेडिकल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं तो जो यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो प्योर प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होगा। बिल्कुल कह सकते हो। अगर प्योर प्योर ऑर्बिटल में नहीं होगा तो सर मतलब वो ट्राइगोनल पिनर नहीं रहा होगा, कह सकते हो। तो सर वो इसका मतलब पक्का पिरामिडल की तरफ जा रहा होगा, कह सकते हो। तो इसी तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि अभी सवाल आया था कि सर CF3 रेडिकल के अलावा और कौन से रेडिकल्स हैं जिसमें हम सोच सकते हैं, बात रख सकते हैं sp3 वाले की। तो अभी मैं आपको एग्जांपल्स में अच्छे से बता दूंगा, दिखा दूंगा, ठीक है। उम्मीद है इतना सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो ये एग्जाम्पल है कुछ, देखो जरा यहाँ पर ध्यान से देखोगे, है ना, तो इनके बॉन्ड एंगल वगैरह सब कुछ बताया हुआ है। मतलब यहां से यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान सुनना, जब यहां से हम यहां जा रहे हैं तो अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। आ रही बात समझ में? तो देखो सबसे पहले CH3 डॉट था, तो यहां पर आपके पास क्या था, ये ट्राइगोनल प्लेनर। और जब आपके पास CF3 डॉट था तो यहां पर ये आपके पास क्या था, पिरामिडल, है ना, है ना। ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा हिस्ट्री लिख दिया। फेसेंडन एंड शूलर ने ये बताया था वेली नियरली sp3 हाइब्रिडेशन होगा, इतना इसका बॉन्ड एंगल इस तरीके से रहा होगा, है ना। आ रही बात समझ में? और इसकी अगर बात की जाए तो इस ट्राइगोनल प्लेनर और इस पिरामिडल के बीच में समवेयर लाई कर रहे होंगे, जैसे वो ऑक्सीजनेटेड रेडिकल था। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एग्जामिनर कभी भी ऐसे सवाल नहीं करेगा जो थोड़े से डिबेटेबल टाइप या कंफ्यूजिंग टाइप करेंगे। वो तो डायरेक्ट अगर सवाल पूछ सकता है तो या तो फिर इसका या फिर इसका, इस तरीके के सवाल ही पूछ सकता है। आ रही बात समझ में? लेकिन आपको एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट और एज अ रेडिकल केमिस्ट्री स्टूडेंट आपको थोड़ा सा अच्छे से इन डेप्थ चीजों को पता होना चाहिए। तो मैंने कोशिश की है थोड़ा सा चीजों को बताने की, उम्मीद है आपको समझ में आ जा रहा होगा किस तरीके से वहां पे जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाते जा रहे हैं वहां पर पिरामिडल की तरफ उसकी शिफ्टिंग होती जा रही है ज्योमेट्री की, ठीक है। चलो, तो फ्लोरीन सब्स्टिट्यूशन कॉजेज रेडिकल टू गो पिरामिडल। आ रही है इतनी बात समझ में? चलो आगे बढ़ा जाए क्या? ठीक है, तो हम वही एक बात जो सीखे हैं उसी को मैं बार बार यहाँ पर भी दोहरा रहा हूं। चलिए, अब हम लोग जो पहले इसको समझने से पहले हम लोग बात कर लेते थोड़ा सा यहाँ पर, है ना, कि सर और रेडिकल्स ऐसे बताइए जहां पर थोड़ा सा हम पिरामिडल की बात कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखोगे, सबसे पहले तो ये मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, इसका स्टेबिलिटी का बात कर लिया है। मतलब ये एक वैल्यू है जो आपको स्टेबिलिटी बता रही है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये उससे कम, फिर ये और कम, और ये सबसे कम स्टेबल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो दो कार्बन है और यहाँ पर एक ही कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास जो रेडिकल है, यहाँ पर जो रेडिकल है, ये रेडिकल आपके पास प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं रहे होंगे। और यहां से बात समझ में लेके आ जाओ कि ये वाला जो है यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन कैसी रही होगी, sp3, है ना, ब्रिज हेड पोजीशन है। और आपको पता है कि ब्रिज हेड पर कभी भी ट्राइगोनल प्लेनर नहीं हो सकता, इसलिए तो कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म होता था, हाँ या ना? याद करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है ये सब। आपको ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जब आप प्लस बनाते थे इस तरीके से
क्या ये प्लस कभी भी पॉसिबल होता था? प्लस मतलब सर क्या यहाँ पर कभी भी ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन पॉसिबल होता था? सभी लोग कमेंट में भी बताएंगे सभी। जब ये लेक्चर आप देखोगे तो बताना, क्या कभी ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन पॉसिबल हुआ? तो हम बोलेंगे सर ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर कार्बोकेटाइन होता ही क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन यहां पर तो ये ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर रह ही नहीं सकती, तो पिरामिडल रहती है। तो दोनों ही बातें एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, दोनों ही बातें अपोज कर रही हैं। आ रही बात समझे? इसलिए वहां पर पॉसिबल ही नहीं होता था कभी कार्बोटाइन, है ना। ये सब बातें हमने पढ़ी थी, और ये आप इसको ब्रेड्स रूल में पढ़ते थे ना। मैंने बताया भी था आप लोगों को ब्रेड्स रूल के बारे में ना, ब्रेड्स रूल के बारे में। ऐसे ही ब्रिज हेड पोजीशन पर एल्कीन भी नहीं फॉर्म होती थी। याद करो जल्दी से एक बार, बोलो। ऐसे ही ये भी तो पॉसिबल नहीं होता था, ये भी पॉसिबल नहीं था, ये भी पॉसिबल नहीं था। तो यही तो आप लोग ब्रेड्स रूल में पढ़ते थे। लेकिन ब्रिज हेड पोजीशन पर यहां पर रेडिकल फॉर्म होता है। क्यों रेडिकल फॉर्म हो जाता है? उसका कारण ही रहा होगा कि वो अपना sp3 हाइब्रिडेशन कर लेता है, प्योर प्यूरिटल में नहीं रहता है। और अगर sp3 कर लिया है तो इसका मतलब पता ही है, पिरामिडल की तरफ आ चुका है। बोलो, क्या बातें आप सभी को ये समझ में आ चुकी हैं? ऐसे ही अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर ये जो एमी और एमी और एमी लगे हैं, ये अपना स्टेरिक रिपल्शन कम करने के लिए पिरामिडल की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको थोड़े से ध्यान रखना है। ऐसे ही एडमेंटाइल रेडिकल है, तो ये भी आपका पोजीशन है। इस वाली पोजीशन को भी जरा ध्यान से देखना। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल और हैं CF3 रेडिकल के अलावा जिनको आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। बोलो, समझ में आया क्या? चलो, तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे वो एक कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ पिरामिडलाइजेशन। ठीक है, अब क्या है ये? देखो, हमने अभी तक बातें कर ली कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो पिरामिडल हो जाएगा, फिर ब्रिज हेड की भी बात कर चुकी है, फिर स्टेरिक रिपल्शन की भी बात कर चुकी है। चलो ठीक है, ये बातें हमने देख ली, चलो सर। लेकिन क्या और भी कुछ ऐसा केस है जहां पर पिरामिडल की तरफ जाने की टेंडेंसी रेडिकल की बढ़ जाती है? वो एक प्यारा सा एग्जांपल है जिसको मैं बताना चाहता हूं। और सबसे बेस्ट बात यह है कि यहां पर ये बताता है नॉन प्लेनर नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन मतलब मैं यहां पर CH3 CH2 डॉट रेडिकल की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखना, मैं यहां पर आपसे कुछ इस तरीके से CH3 CH2 डॉट रेडिकल की बात करने आ रहा हूं। ठीक है, ये आपके पास है, मतलब यही स्ट्रक्चर जो है CH3CH2 डॉट, है ना। इसी को मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया है। अब जरा इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, जिसपे ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आपके पास क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। और जो उसके बगल में कार्बन है उस पर क्या है? बोलो, जो बगल में कार्बन है उस पर क्या है? टेट्राहेड्रल। इतना तो समझ में आ रहा है ना? देखो, मैं इसको अच्छे से मेंशन भी कर देता हूँ, छोटी छोटी बातें थोड़ी बतानी है। यहां पर आपके पास जो है वो क्या है? ट्रायगोनल प्लेनर। और यहां पर आपके पास जो है वो क्या है? टेट्राहेड्रल। ना इतना तो आप अच्छे से समझ पा रहे होगे, ठीक है ना। है ना, एक मिथाइल रेडिकल की तरह कंसीडर कर लो, H की जगह यहां पर CH3 लगा दिया है। अब इंटरेस्टिंग बात है, उसको जरा ध्यान से देखना जो मैं बताना चाह रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ पिरामिडलाइजेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है इसको समझने की कोशिश करना। अगर मैं थोड़ा सा यहां पर स्ट्रक्चर बनाता हूं इनका फिर से, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। H H
है ना, इस तरीके से लोब बना सकते हैं। और यहां पर मैं कैसा बनाऊंगा, ध्यान से ना, यहां पर इस तरीके से H, यहां पर H। तो ये आखिरकार जो होना चाहिए था वो होना कुछ इस तरीके से चाहिए था, रेडिकल। लेकिन ये जो लोब है वो ये कुछ इस तरीके से ऑब्लिक हो जाती है ना, मतलब कुछ इस तरीके से यहां पर शिफ्ट हो जाती है। बात समझ में आ रहा है, मतलब मैं लोब से डायग्राम में दिखा पा रहा हूं, एक्चुअली लोब नहीं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो नहीं, यहाँ पर बॉन्ड का इस तरीके से मोमेंट हुआ है कि यहाँ पर कि इसके साथ पैरेलल हो जाता है। ये जो CH बॉन्ड थी है ना, ये H है आपके पास, CH बॉन्ड ही तो है, तो इसके साथ ये वाला जो है ना, ये दोनों आपस में क्या बन जाते हैं, पैरेलल बन जाते हैं। मतलब मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूं तो आपको जो देखने में आ रहा है वो सही नहीं है। सही क्या है, जरा ध्यान सुनना। यहां पर आपके पास रेडिकल है और यहां पर बॉन्ड है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ट्राइगोनल प्लेनर होता है तो 90 डिग्री होता है। आ रही बात समझ में, ये रेडिकल और यहां पर बॉन्ड। तो यहां पर ये अगर थोड़ा सा इस तरीके से हो जाए तो यहाँ पे स्टैगरिंग बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से एक तो स्टेबिलिटी स्टैगरिंग की वजह से मिल गई यहाँ पर CH बॉन्ड की इस तरीके से। और जैसे ही ये इस तरीके से स्टैगरिंग बढ़ाएगा वैसे ही यहां पर ये जो है इसके साथ पैरेलल आ जाएगा, और पैरेलल आने से इनके बीच में क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। किसके, सिग्मा और पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है सिग्मा और पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग होने से क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। कुछ आपके पास यहां पर नजर आएगा आपको हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट का, है ना। जब आप इसके सिग्मा के साथ इसका पी ओवरलैपिंग करवाओगे तो ना यहां पर आप क्या करवा रहे हो, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन यही होता है ना। व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, सिग्मा के साथ यहां पर पी की ओवरलैपिंग हो रही है, यही हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो यहां पर जो इथाइल रेडिकल है ना, दिस वन इज इथाइल रेडिकल, है ना, वो यहां पर स्टेबलाइज हो जा रहा है, ठीक है, थ्रू पिरामिडलाइजेशन। तो हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इथाइल रेडिकल थ्रू पिरामिडलाइजेशन। तो मैं यही समझाना चाहता था कि जो आपको CH3CH2 डॉट इथाइल रेडिकल में ट्राइगोनल प्लेनर नजर आ रहा है वो यहाँ पर पिरामिडल बन जा रहा है, ताकि वहां पर एक तो स्टैगरिंग बढ़ सके और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन मिल सके और अल्टीमेटली इथाइल रेडिकल स्टेबलाइज हो सके कुछ इस तरीके से। तो यही था कॉन्सेप्ट ऑफ पिरामिडलाइजेशन। तो बस इतना ही बातें थी जो मुझे कुल मिला के स्ट्रक्चर्स के और बॉन्डिंग के रिलेटेड आपको बतानी थी। अल्टीमेटली अगर हम इसको पूरे कॉन्सेप्ट्स को समराइज करते हैं, बहुत कुछ हमने चीजें सीखी हैं, तो समराइज में बस इतना याद रखो कि CH3 जो रेडिकल है वो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर है, और जो CF3 रेडिकल है वो sp3 क्या है, पिरामिडल है। और जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर लाई करेगा वो समवेयर इन बिटवीन लाई कर रहा होगा। और रेडिकल के एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो आपका ब्रिज हेड रेडिकल्स, एडवेंटाइल रेडिकल्स, ये सब आपका पिरामिडल स्ट्रक्चर मतलब sp3 हाइड्रोजन रख रहे होते हैं। अब इसी से रिलेटेड, इसी सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक नेट जून में आया हुआ क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके का है, आसानी से बता दोगे। अब जिन्होंने अच्छे से नहीं सीखा होगा, जिनको आइडिया नहीं होगा उसके बारे में, वो लोग कंफ्यूज हो जा रहे होंगे, है ना। वो कंफ्यूज कैसे हो जा रहे होंगे, वो कंफ्यूज ऐसे हो जा रहे होंगे, चलो पहले क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। फॉलोइंग रिएक्शन गोज थ्रू, आपके पास ये रिएक्शन है और यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट, है ना, चारों ही ऑप्शन इंटरमीडिएट के दिए हुए हैं। तो कंफ्यूजन तो होना इसलिए था कि अगर आप थोड़ा सा यहां पर बनाते हो तो यहां पर एक्चुअली जो आंसर आएगा ना वो यहां पर रेडिकल बनेगा। अब आप कंफ्यूज इसलिए हो जाते क्योंकि आपने तो पढ़ा ही था CH3 डॉट क्या होता है, sp2 होता है, और आपको पता है यहाँ पर sp2 हो नहीं सकता था, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर तो हो ही नहीं सकता था ब्रिजहेड पोजीशन पर। लेकिन हमने पढ़ा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पिरामिडल क्या होता है, पिरामिडलाइजेशन वगैरह, ये सारी चीजें अच्छे से। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे। कैसे करोगे, देखो Br2 है और यहाँ पर CaOH है ना, इसको बोल सकते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो यहां पर आपके पास सबसे पहले इसको हम डिटेल में जब रिएक्शन पढ़ेंगे ना, नेम रिएक्शन वाला पार्ट इसी के रेडिकल का, तब मैं डिटेल में आपको मैकेनिज्म वगैरह सब डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां पर मुझे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बताना था, तो इसके एविडेंस में मैंने यहाँ पर ये एक नेट जून का क्वेश्चन उठा लिया है। तो यहां पर सबसे पहले आपके पास जब COAAG रहा होगा और Br2 रहा होगा, तो फिर यहां पर रेडिकल एज अ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और फिर जो Br रेडिकल है वो कुछ इस तरीके से आके यहाँ पर रिएक्शन कर देता है। ठीक है, यहां पर हम लोग बोल देंगे Br रेडिकल के बारे में। ये सब डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे। अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या था कि आखिरकार रिएक्शन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट से जाएगी, तो हम बोलेंगे सर ये जो बन रहा है ये रेडिकल इंटरमीडिएट बन रहा है, तो रिएक्शन रेडिकल इंटरमीडिएट से होकर ही जाएगी। अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट मुझे ये समझाना था। अब देखो जो क्वेश्चन आया है और जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उसी की यहां पर बात करेंगे, लेकिन जब मैं नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो उसके डिटेल बात करेंगे कि आखिरकार नेम रिएक्शन में आपको सबस्ट्रेट पता होना चाहिए, रिएजेंट पता होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, सब बातें हम उसको एकदम अच्छे से डिटेल में करेंगे। मैकेनिज्म के बारे में अच्छे से देख रहे होंगे, कैसे यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, कौन इनिशिएट करेगा रिएक्शन, ये सारी चीजें, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन, ये सब बातें हम कर रहे होंगे। लेकिन अब ये हमारा रिएक्शन ही स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से रिलेटेड है, तो मैं थोड़ा उसी पर फोकस रखना चाहता हूं। बात समझ में आई क्या? चलिए, उम्मीद है आप क्वेश्चन कर लोगे। तो आंसर इज फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, और ये जे लेवल पे भी क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला बार बार क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ रेडिकल, कि सर हम बहुत लंबे समय से बात कर रहे हैं। फर्स्ट रेडिकल हमने लेक्चर देखा रेडिकल का, सेकंड लेक्चर भी ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है कि रेडिकल आखिरकार होते भी हैं क्या। आप रेडिकल की बात तो कर रहे हो, सारे पॉइंट्स तो बता रहे हो, रेडिकल आखिरकार होते भी हैं क्या, एग्जिस्ट भी करते हैं क्या। तो ये जो पता किया गया है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से पता किया गया है, EPR है ना, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, या फिर इसी को हम ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इससे पता लगाते हैं। और ये सिर्फ रेडिकल के एग्जिस्टेंस को नहीं बताता है, साथ साथ ये बहुत कुछ बातें स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। मतलब अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक इतनी एडवांसमेंट नहीं होती तो बहुत ज्यादा दिक्कतें रेडिकल की केमिस्ट्री में आ रही होती है ना। पिछले 20 सालों से अगर रेडिकल की केमिस्ट्री में बहुत कुछ ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस टेक्निक का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर कि रेडिकल के डिटेक्शन के लिए क्या वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे होंगे। ठीक है, चलो अगर हम आगे बात करते हैं तो लास्ट पॉइंट यही है कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो जनरेशन ऑफ रेडिकल से रिलेटेड रहने वाला है। और उम्मीद है आपको ये सीरीज अभी तक समझ में आ रही होगी। जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपके आ जा रहे डाउट में, मुझसे रखिए, कमेंट में बिल्कुल जुड़ेंगे, और थोड़े समय बाद इस सीरीज के लेक्चर की फ्रीक्वेंसी में बढ़ा दूंगा। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हर लेक्चर में कि आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या जो एफर्ट्स आपके लिए लगाए जा रहे हैं क्या वो एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।